हेलो टीचर्स, कैसे हैं। जीआईसी की जो आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के इंटर कॉलेज की, और उसकी एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है, 20 जून को प्री होगा और 4 दिसंबर को आपका मेन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो फिजिक्स का अगर आपने अप्लाई किया है, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, मैथ के लिए अप्लाई किया है या किसी के भी लिए अप्लाई किया है, उसके 80 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ठीक है, मास्टर हैं, पढ़ा भी रहे हैं आप। लेकिन उनका क्या होगा, जो 40 क्वेश्चन आपके जर्नल स्टडी के आने वाले हैं, सामान्य अध्ययन के आने हैं, इसकी भी आपको टेंशन लेनी होगी। और कुछ अगर सीरियसली कर रहे हैं तो हालांकि उनको टेंशन होगी। तो ये 40 प्रश्न की तैयारी कहाँ से करें। आपको यूट्यूब पे चैनल मिल गए होंगे आपके अपने अपने सब्जेक्ट कराने के। लेकिन इन क्या 40 प्रश्न के बिना आप जीआईसी का सपना देख सकते हैं? मुझे तो लगता नहीं कि भाई आप देख सकते हैं। तो उसमें आपके लिए क्या है कि हम डिस्क्रिप्शन में जाएं आप, और हमने एक डिस्क्रिप्शन में ये एक लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक है, t.me GS4GIC आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाएं। उसमें आपके 40 में से 40 प्रश्न की गारंटी है जी। क्या है ये? गारंटी है आपके ठीक होंगे। अब क्यों ठीक होंगे भाई, मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ? ऐसा क्या है मेरे पास, कौन सी जादू की छड़ी है कि मैं आपके 40 में से 40 जीएस के प्रश्न करा दूंगा? मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है भाई, मेरे पास एक टीचर है। और वो टीचर क्या है, 2017 से लेके, टीचर नहीं है वो भी अभ्यर्थी ही है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 2017 से लेके अब तक जितने भी उनके एग्ज़ाम हुए हैं सारे क्लियर हैं, प्री क्लियर है, मेन क्लियर है, इंटरव्यू दे चुकी हैं, 2 बार इंटरव्यू में जा चुकी हैं। तीसरा इंटरव्यू उनका 2019 में जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था वो इंटरव्यू पेंडिंग है, जो ये 28 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, उसका इंटरव्यू उनका पेंडिंग है। ठीक है। और ना केवल ये वाला, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो 64 वाला हुआ था वो उनका क्लियर है। 4 फरवरी को वो उनका, 6 फरवरी को वो उसका एग्ज़ाम देने जा रही हैं, वहाँ से फ्री होते साथ ही आपकी 7 फरवरी को क्लासेस शुरू हो जाएंगी, डेली क्विज और डेली आपको असाइनमेंट, पीडीएफ फाइल प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी। फिर हम देखते हैं आपके 40 में से 40 क्वेश्चन कैसे पूरे नहीं होते हैं ये। ठीक है। और 2020 का उनका प्री क्लियर है यूपीपीएससी का, और वो उसका मेन भी देने जाएंगी। ठीक है। और 66 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो उनका प्री क्लियर है, उसका भी वो मेन देने जा रही है। मतलब 2017 से आप ये मान के चलो उनके प्री क्लियर हो जाते हैं, मेन भी क्लियर हो जाते हैं, बस इंटरव्यू की दरकार है, यानी कि वो आपकी होने वाली एसडीएम है। तो जब वो आपको पढ़ाएंगी तो हम देखते हैं कैसे आपके 40 क्वेश्चन जीआईसी के नहीं होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है, आप सीधा टेलीग्राम पे जाएं, t.me GS4 आप GIC आप लिखें और आपको वहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है। केमिस्ट्री का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा है, मैं दे रखा है, मैं केमिस्ट्री की तैयारी ऑलरेडी कराई है, मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ और हम उसके 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 31वां क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फटाफट से देखिए 31वां क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड 32 और 64 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, हमें पता ही है ये तो। इफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm प्रेशर कंटेन n मोलिक्यूल, तो 1 लीटर में कितने हैं? 1 लीटर में आपके n मोल्स है। ठीक है ना, मोलिक्यूल्स है, n मोलिक्यूल्स है। ठीक। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2 अंडर सिमिलर कंडीशन। अब सिमिलर कंडीशन हो गई तो वो कह रहे हैं 2 लीटर में कितने मोल्स होंगे। आपने अवोगैड्रो लॉ पढ़ा है क्या? अवोगैड्रो लॉ वो कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड और भी कुछ। ठीक है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या मोलिक्यूल होते हैं वो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। तो अगर 1 लीटर में 2 है तो 2 लीटर में डबल हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ए हो जाएगा। ठीक है। अवोगैड्रो हाइपोथेसिस हमने पढ़ी हुई है, AIEEE 2011 क्वेश्चन नंबर 32, मोलिकुलर वेलोसिटी ऑफ एनी गैसेस। देखिए कुछ मेरे से ये भी कह रहे हैं हिंदी में मैं वीडियो लेके आऊँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी के लिए भी उसको करने की। ठीक है, हिंदी में भी। मोलिकुलर वेलोसिटी ऑफ एन गैस इज, तो सिंपल सी बात है, जो मोलिकुलर वेलोसिटी होती है, तो आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा 3/2 kT। ठीक है ना, 3/2 kT ये आपकी 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी है, एक मोलिक्यूल की।
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालो, यानी कि वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। तो वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ किसके, टेम्परेचर के। तो अब जल्दी से बता दीजिए 32वें का क्या क्वेश्चन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। वेलोसिटी उसने वहां पर पूछा था, ठीक है। ये 1 मॉलिक्यूल की होती है, और 1 मोल की अगर आपने निकालनी हो तो 3/2 RT होता है। ये अवोगैड्रो मॉलिक्यूल की है, मतलब 6.022 की। और अगर आप इसको 6.022 से डिवाइड कर देते हो R/Na को, इसी को मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बोलता हूं। 33 क्वेश्चन जो कह रहा है कि फॉर द गैसेस इफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय C स्टार, एवरेज वेलोसिटी C बार और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी C। तो देखिए मैं आपको अभी बता देता हूं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है वो होती है आपकी 2RT/m, ठीक है। उसके बाद आपकी मान लेता हूं मैं जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है √8RT/m। ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। और एक होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो होती है आपकी 3RT/m। ये आपने ध्यान देना है, ठीक है ना, 3RT/m रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो वो कह रहा है कि इनमें क्या रिलेशन होगा। देखो आपने जस्ट क्या करना है, ये आपने RT मैं जस्ट एक रेशियो निकाल रहा हूं, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, एम भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रेशियो में ये वाली बातें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो यानी कि यहां से तो बचा √2, यहां से बचा मेरे पास √8/π, और यहां पर बचा मेरे पास √3। अगर मैं इनकी वैल्यू रखूंगा तो इसका कितना आता है, ये कितना होता है 1.414। अब ये आप इसको सोल्व करना पड़ेगा, √8/π, और ये होता है 1.732। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो एक जो रिलेशन आता है आप डायरेक्ट याद रख लें, सबसे छोटी वैल्यू से जब आप डिवाइड कर दोगे, इनका जो रेशियो आएगा √8/π का जो रेशियो आ जाएगा, जब आप उसको भी सोल्व कर लोगे इसको आप तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे हिसाब से 1:1.128 रेशियो 1.2247। ये जस्ट एक रेशियो निकल के आता है 1.128 और 1.2247। तो इस हिसाब से 33 का आपके पास आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, तो आप इस रेशियो से देख के बताएंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मोस्ट प्रोबेबल होता है, एवरेज होता है, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। 34 को ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए सर्टेन गैस, यानी कि इतने टेम्परेचर पर इतनी दे रखी है, ठीक है ना। और कह रहा है टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी विल बी इतनी, ये हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी वेलोसिटी क्यों ना हो, हालांकि यहाँ पर तो वो रूट मीन की बात कर रहा है, तो पीछे फॉर्मूले में देखो कोई सी भी वेलोसिटी क्यों ना, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हर एक में मैंने यहाँ टेम्परेचर ऊपर लिखा है, वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई सी भी वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं दो वेलोसिटी का रेशियो लूंगा किसी का भी, तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। लेकिन एक तो दे रहा है वो 27 डिग्री पे, तो चलो ये वाली मैं मान लेता हूँ 27 डिग्री वाली, और ये है वो जिसपे वो पूछ रहा है, कह रहा है ना द टेम्परेचर, जिसपे ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने दो वैल्यू रख ली यहाँ पर, तो इसको मैं और कैसे सोल्व कर सकता हूँ, तो दोनों साइड का मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ कि जो मेरे पास, इस फॉर्मूले को आप दोबारा समझ लीजिए, मैं कह रहा हूं कि जो मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टी टेम्परेचर पर है, ठीक है ना, और एक जो मैं निकालूंगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितने पर, टी मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे मैं जो निकालूंगा, तो ये किस चीज पर डिपेंड करेगी, जल्दी से बताइए ये किस चीज पर डिपेंड करेगी, अंडर रूट टेम्परेचर होगा ना ये, तो टेम्परेचर की किस पे डिपेंड करेगी, एक तो टेम्परेचर मैं यहाँ ले लूंगा, ठीक है ना, टी टेम्परेचर पर, और एक क्या ले लूंगा मैं, ये 27 डिग्री सेल्सियस पे ले लूंगा, ठीक है ना। और अब मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यू को पुट कर दूंगा जो ये मुझे वैल्यू दे रखी है। तो अब मैं इस स्क्वायर को हटाकर इस साइड स्क्वायर रूट हटा के इस साइड स्क्वायर लगा लूं, और ये जो वैल्यू दी हुई है ये मुझे ये दी हुई है, देखो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 6.6 इंटू 10⁴ का स्क्वायर हो गया, 6 इंटू, ठीक है ना, अपॉन, और ये वाली जो है ये आपको क्या करनी है
3 इंटू 10⁻27 पे दे रखी है। 27 पे कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10⁻4 का स्क्वायर दे रखा है। और एक टेम्परेचर जो है वो आपको निकालना है, ये वाला टेम्परेचर तो निकालना ही है। और ये आपको दे रखा है 27 का मतलब कितना हो गया? 273 हो गया। अब बस जस्ट आपने यहाँ पर टी को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो टी कितना हो जाएगा? 300 इंटू, ये 300 कहाँ से आ गया? 273, और ये 27 डिग्री था ना, तो प्लस 27 आप ऐड करोगे तो ये 300 हो जाएगा। तो 300 मैंने यहाँ पर पहुंचा दिया, ये टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना रह गया? तो 6 का 10⁻4 का स्क्वायर करोगे तो 6 इंटू 6। अब ये देखो कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो पावर तो हो गई कैंसिल। डिवाइड बाई 3 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 4 तिया 1200 मेरे पास जो है वो केल्विन का आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज अंडर रूट 7 टाइम देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना। इफ टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ गैस, इफ टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो सिंपल सी बात है, देखो अभी मैंने क्या बताया, मैं दो वेलोसिटी मान लेता हूं। मैं मान के चलता हूं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये मैं मान लेता हूं नाइट्रोजन के लिए है, और इसी तरह से मेरे पास जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। अब इसका फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था? ये बताया था मैंने आपको 3RT/m बताया था। तो ये वाला तो हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब ये दोबारा से मैंने क्या लिख लिया? 3RT/m किसके लिए लिख लिया? ये वाला नाइट्रोजन के लिए लिख लिया, ये वाला उसके लिए लिख लिया। तो गैस तो प्यारे टीचर मेरे साथी हो, कोई सी भी हो, आर तो दोनों गैस के लिए सेम होगा। सेम होगा कि नहीं होगा? और टेम्परेचर है उनका, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और 3 है तो वो भी सेम होगा कि नहीं होगा? तो मेरे पास जो ये अब ये जो दे रखा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 7, तो अब हाइड्रोजन के लिए वो आपको क्या दे रखी है? 7 दे रखी है। ठीक है। इज 7 टाइम देन द रूट मीन वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की मैं कितनी मान लेता हूं? 1, और इसकी मान लेता हूं मैं √7। तो 1/√7 इज इक्वल टू √7 इज इक्वल टू, अब ये मोलिकुलर मास के फॉर्मेट में आप इसको चेंज करके लिख दो। तो ये ऊपर क्या रह गया आपका? ये ऊपर रह गया आपका, देखो मोलिकुलर मास ये आपका किसका है? N2 का, और ये मोलिकुलर मास किसका? H2 है। तो उल्टा करके लिख दो, रिवर्स करके। ठीक है, रिवर्स करके लिख देता हूं H2/N2, ये मैंने रिवर्स करके लिख दिया है। ठीक है। तो अब आपको इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैं ऐसे कर लेता हूं √7 इज इक्वल टू, टेम्परेचर जो है वो तो सेम दे रखे हैं ना। अच्छा, लेकिन टेम्परेचर आपको यहां लेने पड़ेंगे। टेम्परेचर क्या लेने पड़ेंगे? यहां पर रखने पड़ेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को रफ करके देखो एक बार मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो ये आपका आ जाएगा √7, क्योंकि ये क्या है? 7 टाइम हैवियर है। देखो ना, रूट मीन वेलोसिटी जो है हाइड्रोजन की वो 7 टाइम हैवियर है। ठीक है। तो √7 इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना। ये इक्वेशन मेरे पास इसको रीअरेंज करके यहाँ पर ये बन जाएगी। ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पर फटाफट से। अब देखो मैं जल्दी से करा करूंगा, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो वीडियो को रोक के, और आराम से उस चीज़ को समझ लिया करो। ठीक है। तो अब जो मेरे पास ये बचा 7 इज इक्वल टू, N2 का मोलिकुलर मास कितना होता है? 28 अपॉन हाइड्रोजन का मास होता है 2, और मुझे टेम्परेचर जो है हाइड्रोजन का और टेम्परेचर जो है नाइट्रोजन का उनके बीच में, तो मुझे ये रिलेशन निकाल के बताने हैं। तो टेम्परेचर जो है वो नाइट्रोजन का, आपको नहीं लगता कि 7 चौक 28 होते हैं? 7 चौक 28 होते हैं और 2 दूनी 4 होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि 2 टाइम आ गया वो किसके? टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन के। तो TN2 इज 2 टाइम है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि भाई जो हाइड्रोजन है वो ग्रेटर है टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन से है। तो फटाफट से इसका आंसर कितना हो गया? C आ गया। ठीक है। 2 टाइम है ना हाइड्रोजन, ये देखिए ना, नाइट्रोजन जो है वो डबल है नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, यानी कि नाइट्रोजन ग्रेटर है। तो हम भी तो ये कह रहे हैं हाइड्रोजन जो है छोटा है वो नाइट्रोजन से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो कह रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी फॉर HTP। देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है। अब ये होता है क्या है? PV/RT का रेशियो, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। अब एक बात बताइए, जो आइडियल गैस होगी, ये बात रखना याद, आइडियल गैस के लिए तो PV और RT बराबर होते हैं, तो ये Z तो 1 आ जाएगा। तो याद रखेंगे आइडियल गैस के लिए Z कितना होता है? 1। और जो गैस डेविएट होते हैं,
जो क्या करते हैं, जो गैसेज आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती हैं, तो वो दो तरह से कर सकते हैं, z की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है या z की वैल्यू 1 से स्मॉल हो सकती है। तो 1 वालों को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और कम वालों को बोलते हैं जो गैस क्या शो करती हैं, नेगेटिव डेविएशन होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब ये इसमें कह रहा है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी एट एसटीपी। इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो उसका z क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात आ गई, वो क्या हो गया, 1 से कम है। अब आप एक बात बताइए, 1 से कम कब आएगा, इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ, वैसे आप इसको निकाल भी सकते हैं, ट्रिक से बताता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा ना भाई। पीवी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए आरटी से, पीवी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए आरटी से। अब आइडियल गैस के हिसाब से अगर मैं मान के चलूं तो जो आरटी होता है वही पीवी होता है, और किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे माना जाता है 22.4, तो यानी कि ये जो होगा ये 22.4 से क्या होगा, कम होगा। समझ में आया ना, ये मैंने ट्रिक से बता दिया। तो वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 से क्या होगा, कम होगा, और ये आपका आंसर आ गया बी। ये क्या आ गया, बी। बस याद रखो ये वॉल्यूम जो है आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है उससे क्या होगा, कम होगा। और अगर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही तो आप निकाल लो, कैसी, मैं कह रहा हूँ पीवी अपॉन आरटी या एनआरटी ले लो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है वो लेस देन क्या है, 1 है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू आप निकाल के देख लो, या आप ये भी ऐसे भी कह सकते हो पीवी इज इक्वल टू जो है, ठीक है ना, ये 1 है ना, लेस देन 1 है, तो एनआरटी से क्या होगा, एनआरटी से क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ये साइड में इधर लेके चला गया, तो वॉल्यूम जो आना चाहिए लेस देन आना चाहिए किससे, अब इसकी मैं वैल्यू लग देता हूँ एन आर टी अपॉन पी। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे एन 1 मोल हो गया, ठीक है ना, आर कितना होता है 0.0821 होता है, और टेम्परेचर कितना होता है 273 होता है, और 1 एटीएम का क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये क्या आना चाहिए, वॉल्यूम लेस देन आना चाहिए, तो ये होता है आपका 22.4 लीटर आता है, यानी कि इससे कम आएगा। तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर क्या हो गया इसका, 36 का हो गया आपका बी। ठीक है ना, लेस आएगा। वैसे मैंने आपको ट्रिक से ही बता दिया था, वीडियो को रिवर्स करना, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। 37 का क्या कह रहा है कि ए और बी आर वंडरवाल कांस्टेंट ऑफ ए गैस, क्लोरीन इज मोर इजिली लिक्विफाइड देन इथेन बिकॉज। तो सिंपल सी बात है, क्यों हो सकता है ए और बी क्लोरीन का वो ज्यादा होगा ए और बी इथेन से, क्योंकि ए का मतलब होता है मोलिकुलर अट्रैक्शन, तो मोलिकुलर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है उस गैस को आप उतनी ज्यादा क्या कर सकते हो, लिक्विफाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपके लिए सही हो जाएगा। दोनों ही ग्रेटर होने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ए तो वो ग्रेटर बता रहा है, लेकिन ए फॉर Cl2 इज ग्रेटर देन ए फॉर इथेन एंड बी फॉर Cl2 इज स्मॉलर देन बी फॉर इथेन, ऐसा नहीं है। ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, अगर किसी गैस को आसानी से लिक्विफाई करना है तो क्या होने चाहिए, हाई होनी चाहिए। फिर से ये AIPMT 2011 में आया, 38th क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि ए गैस मिक्सचर वाज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इक्वल मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना, इक्वल मोल ले लिया हमने। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वाज फाउंड 1 atm पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। देखो ये मैंने पहले भी करवाया कि किसी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके आपको मोल फ्रैक्शन लेने होंगे, ठीक है ना, और आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है टोटल प्रेशर से। किससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, टोटल प्रेशर से। अब इक्वल मोल है, मान लो इसके भी 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है, मैंने इक्वल मोल मान लिए, तो पहले तो जरा मोल फ्रैक्शन बताना आप कितने आ जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने उसके मोल ऊपर ले लो और डिवाइड कर दो दोनों के मोल से, तो यानी कि 1/2 तो आपके क्या हो गए, ये मोल फ्रैक्शन हो गए। तो इसका मैंने यहाँ पर क्या कह लिया, 1/2 हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन, और प्रेशर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो 1 atm दे रखा है। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कितना आ गया, 0.5 atm नहीं आ गया, 0.5 atm नहीं आ गया, आधा। तो ये तो बच्चों वाला खेल था और तो कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 जो है, 39 कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको देखेंगे। कह रहा है कि एक बबल जो है एयर का वाटर के अंदर, जिसका टेम्परेचर है इतने डिग्री सेल्सियस, तो मतलब ये T1 हो गया, और उसका प्रेशर है इतने बार, यानी कि ये P1 हो गया। और अगर बबल राइज टू सरफेस वेयर द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपका T2 हो गया, और जहां प्रेशर है 1 बार का, यानी कि ये P2 हो गया। व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ बबल, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, उसके आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम को निकालना है। अब कुछ सोचेंगे कि वो यहाँ पर वॉल्यूम तो दे नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, हमने कंपेयर करने हैं ना, हमने जस्ट क्या करना है, उसको कंपेयर करना है।
भाई एक पानी के अंदर बबल था, पानी के अंदर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था और 1.5 बार का उसके पास प्रेशर था। अब वो बबल धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ गया, वहां गर्मी थी, टेम्परेचर इतना था, प्रेशर वहां पर क्या हो गया, घट गया। तो पूछ रहा वॉल्यूम क्या होगा। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं क्या लगाऊंगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, अब P1 जो है मेरे पास वो कितना दे रखा है यहाँ से, मतलब मुझे P2 निकालना है, P2 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 तो नहीं निकालना है, V2 निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये P2 तो दे रखा है ना 1 बार, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये P1 V1 इंटू T2 अपॉन T1 इंटू P2, ये आपका यहां से हो जाएगा। तो जल्दी से निकालते हैं। P1 कितना दिया हुआ है, P1 इज 1.5 इंटू वॉल्यूम, V1 कितना दिया हुआ है, तो उसको तो मैं V1 ही मान लेता हूं, ठीक है ना, इंटू T2 कितना दिया हुआ है, T2 तो दिया है 25 में 273 ऐड करोगे तो 298 हो जाता है, अपॉन अब यहाँ पर आपको क्या दे दिया, T1 दिया था कितना 15 डिग्री, तो 15 डिग्री में आप क्या करोगे, 15 में 273 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 288 आएगा क्या, यस 288 गुणा, और P2 जो है वो कितना है, P2 तो कितना था 1 था। ठीक है, तो ये आपने क्या निकालना है, यहाँ से V2 निकाल लेना है। तो जब आप V2 निकालोगे, मैं जो कैलकुलेशन अभी किए था, तो 1 पॉइंट मेरे पास कैलकुलेटर रखा है, तो ये 1.55 V आ रहा है। हालांकि आपको तो कैलकुलेशन देखो फास्ट करनी पड़ेगी फिंगर में, लेकिन मैं अगर करूंगा तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 39 का A आ गया। कैसे आ गया, वॉल्यूम विल बी ग्रेटर बाय द फैक्टर ऑफ 1.6, क्योंकि अप्रोक्सीमेट कितना है, 1.6 है, कोई सी भी वैल्यू 1.6 के बराबर नहीं दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, आसान है। जब R, P और M जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया, ये प्रेशर हो गया, और ये क्या हो गया आपका मोलिकुलर मास हो गया, देन द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन, दो गैस हैं, ऑफ टू गैसेस A एंड B विल बी गिवन बाय। तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई। देखिए कैसे हो गया, किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है प्रेशर के टर्म में, देखिए वो प्रेशर के टर्म में क्या होता है, अगर मैं दो गैसेस लूंगा तो वो P1 अपॉन P2 होगा, P1 अपॉन P2, और वो मोलिकुलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या आप कह सकते हो RA अपॉन RB, क्योंकि प्रेशर के टर्म में अभी तक आपको नहीं बताया था, तो P1 अपॉन P2 या वो हो जाएगा आपका D2 अपॉन D1, ये होता है। अगर आप इससे देखेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो R1 अपॉन RB क्या होगा, PA अपॉन PB अंडर रूट M2 अपॉन M1, या अगर आप इसको नहीं लोगे तो इसकी जगह क्या कह सकते हो, 1/2 कह सकते हो। तो ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो AI का एग्जाम देके इंजीनियर बन गया होगा 2011 में। आपने मास्टर बनना, अपनी एक सीट कंफर्म करके रखनी है। देखिए ऐसे ही 41वां क्वेश्चन जो है, टू गैस A और B है, हैविंग द सेम वॉल्यूम डिफ्यूजेस थ्रू ए पोरस पोर्शन इन 20 एंड 10 सेकेंड। देखिए मतलब क्या है कि एक गैस A है और वो 20 सेकंड में जितना उसका वॉल्यूम बाहर निकल के जा रहा है, गैस B का उतना वॉल्यूम 10 सेकंड में चला जाता है। दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो ये कम समय ले रही है, इसका मतलब ये तेजी से जाती होगी, तो इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मास कम होगा वही तेजी से बाहर जाता है, तो समय कम लेगा। ठीक है, तो मोलिकुलर मास ऑफ A इज 49U, तो B निकालना है। तो अभी मैंने क्या बताया था, RA अपॉन RB जो होता है वो अंडर रूट आपका क्या होता है, M2 अपॉन M1। क्या होता है ये आपका M2 अपॉन M1। तो अब ये यहां पर क्या है, 20 और 30 सेकंड में इक्वल वॉल्यूम है, तो रेट की जगह आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो ये मैंने A1 और A2 के लिए मान लिया। ठीक है ना, A2 गैस A1 के लिए मैंने क्या मान लिया, VA अपॉन TA इनटू, क्योंकि अब मैं ये नीचे करके लिखूंगा तो मैं ये लिख दूंगा TB अपॉन VB। अब क्योंकि सेम वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो हो गया कैंसिल। अब ये TB कितना था, TB ले रहा था 10 सेकंड, और ये कितना ले रहा था, ये ले रहा था 20 सेकंड, तो ये 2 आ गया, ये इसको समझिए 1/2 आ गया। तो मैं इसको शॉर्ट में करूंगा यहाँ पर, तो ये कितना हो गया आपका 1/2 हो गया, या 10 अपॉन 20 मान लो, चलो अभी नहीं समझ में आ रहा, तो 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू, अब मैं मास रख लेता हूं, तो M2 कितना है भाई, वो वाला मास जो है वो तो मुझे क्या करना है, जल्दी से बताओ, तो निकालना है वो वाला मोलिकुलर मास, तो मुझे निकालना है। और पहली गैस का दे दिया उसने 49, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ, या दूसरी साइड आप स्क्वायर कर सकते हो, तो इस साइड स्क्वायर लगा दो और इस साइड क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100 और कितना हो गया 20 का कितना होता है 400। ठीक है ना,
तो ये कितना हो गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 20 का कितना होता है 400 इज इक्वल टू MB अपॉन 49। तो 4 हो गया ये यहाँ पर, तो MB इज इक्वल टू 49/4, यही आएगा ना। हाँ 49 इधर चला जाएगा तो कितना आ गया ये 12.25। तो आंसर ये हो गया। उम्मीद है देखिए R की जगह मैंने V अपॉन T रखा है, ठीक है। तो V कैंसिल हो गया, यानी कि ये आपका क्या कितना बन गया आपका T1 T2 अपॉन V1, T2 अपॉन T1, ठीक है। T2 कितना है आपको 10 और ये कितना है 20, तो 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो कह रहा है कि भाई A certain gas takes 3 times as long to effuse। Effuse का मतलब छोटे से छेद से बाहर निकल के आना। Of helium as helium, एक छोटी सी गैस है वो 3 गुना ज्यादा सामान लेती है हीलियम से। इट्स मोलिकुलर मास विल बी। तो ये तो बड़ा आसान है, देखो कैसे करोगे आप। अभी मैंने क्या बताया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है R1 अपॉन R2 जो होता है वो होता है आपका मोलिकुलर मास, यानी कि M2 अपॉन M1। अब R1 की जगह मैं क्या कह लेता हूँ, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो गैस मान ली मैंने अननोन गैस है, और दूसरी गैस जो कौन सी मान ली मैंने हीलियम मान ली, हीलियम, ठीक है ना, ये मान ली हीलियम। तो मोलिकुलर मास मैं ऊपर हीलियम का लूंगा और उसका मैं अननोन मान के चलूंगा। तो वो कह रहा है कि सर्टेन गैस जो है वो 3 गुना ज्यादा समय ले रही है। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, अब जब 3 गुना वो ज्यादा समय ले रही है वो गैस, तो यानी कि वो 1/3 इसको, तो कौन तेज हुई, हीलियम 3 गुना ज्यादा हुई ना, वो गैस जो है 3 टाइम ज्यादा समय ले रही है, मतलब हीलियम का डिफ्यूजन का रेट 3 गुना ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो तो समय ज्यादा ले रही है ना, टेक्स 3 टाइम एज लॉन्ग टू फ्यूज एज हीलियम। तो इसको मैं 1 मान लेता हूं, तो 3 गुना जल्दी से तेज कौन, हीलियम है, वो तो हीलियम आ गई आपकी। तो अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4 मास ये होता है, ये हो गया आपका अननोन। मोलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर देंगे जस्ट, तो ये इसको रिवर्स करके लिख लो, उल्टा करके लिख लो आप। कैसे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस अपॉन 4, आप इस तरह से कह सकते हो। तो अब इसको 4 को जब बाहर लेके आओगे स्क्वायर से, तो स्क्वायर करना पड़ेगा 16 नहीं 2, क्या करना पड़ेगा इसको, हाँ तो क्या करना पड़ेगा इसको, जब आपने इस साइड स्क्वायर कर दो और इस साइड भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया 9 और ये हो गया आपका मोलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस, और ये तो रह गया 4 9 चौक 36, तो 36 जो है उसका वो मोलिकुलर मास है, ठीक है। मेरे समझ में आया होगा। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ml ऑफ गैस ए एंड गैस बी टेक इतने और इतने सेकंड। तो ये आपका कितना हो गया टी ए हो गया और ये आपका कितना हो गया टी बी हो गया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ यूज थ्रू ए पिन होल अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। इफ द मोलिकुलर मास ऑफ गैस बी इज 36, मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए विल बी। तो सिंपल सी बात है, देखो फिर से आप लगा दोगे, उल्टा फॉर्मूला कर दोगे, टी बी अपॉन टी ए इज इक्वल टू मोलिकुलर मास के वो टाइम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई जितना मोटा होगा मोलिक्यूल उतना ज्यादा समय लेगा भागने में। तो बस आपने यहाँ से अपने आप सोल्व करना है, मैं कमेंट चेक करूंगा, देखते हैं कौन डेली वीडियो देख रहा है, और आपने यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ ए मुझे निकाल के बताना है इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें इसका एक स्पेशल आंसर आएगा। देखो आपको इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना, आपको एक बड़ी अच्छी बात इसको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है अच्छा क्वेश्चन है कि इफ 1 मोल ऑफ वंडरवाल गैस व्हेन बी 0 है, टी इतना है, पीबी वर्सेस 1/v को ऐसे हमने प्लॉट किया है। बी क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, 0 है मतलब आइडियल गैस है, इसका मतलब ही ये होता है। अगर बी आपको 0 दे दिया इसका मतलब वो गैस क्या है, आइडियल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल वो क्या कहना चाह रहा है। द वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए क्या होगी वो मुझे यहाँ पर निकालनी है। तो आपने एक आइडियल गैस पढ़ी है ना, P प्लस ए एन स्क्वायर, एन तो चलो मोल दे ही नहीं रखे, वी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये क्या होता है आपका v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब क्योंकि b कह रहा है 0 तो मतलब तो v ही रह गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज सॉरी v, ठीक है ना, v क्योंकि ये तो 0 हो गया इज इक्वल टू आर टी, तो आसान काम हो गया। तो पी बी इसको और सोल्व कर लो आप, इसको कैसे, p को अंदर मल्टीप्लाई कर लो v को, तो पी बी इज इक्वल प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी, और v से v कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a अपॉन, या ऐसे लिख लो अभी आप, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। तो v से क्या हो गया, v कैंसिल हो गया, तो अब मैं इधर आ जाता हूँ, जगह कम होती है, p प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है ना।
तो अब हमने तो ए निकालना होता है, तो ए को कैसे करोगे आप, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रिफाइन कर लेंगे। पी बी इज इक्वल टू माइनस का ए है, मैं इधर ले आया 1/v प्लस आर टी, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को देखो मैंने माइनस ए क्यों बनाया है, अब आप समझदार होंगे। ये अब मैं वैल्यू रख देता हूँ क्योंकि स्लोप जो है देखो इस इक्वेशन के, आप इसको ध्यान से देखिए, ये डाउन साइड आ रहा है, तो डाउन साइड आ रहा है तो ये स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा, इसलिए मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लेके आया हूँ। और जब पीबी वर्सेस 1/v ग्राफ होता है तो वो स्लोप जो होता है वो ए ही होता है, माइनस ए जो है वो स्लोप है, तो वो मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, वो नेगेटिव दे रखा है, इसलिए मैं इस स्लोप को मैंने क्या ले लिया, माइनस ए यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान देंगे, ये स्लोप हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर मैं वैल्यू रख लेता हूं जल्दी से, तो कितना है ये आपका माइनस स्लोप ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20.1 जो है। अब 20.1 जो वैल्यू देखो है ये वो किसकी है, पीबी की वैल्यू है, ये 20.1 वैल्यू जो है ये मुझे यहाँ पर दे रखी है, 20.1 वैल्यू जो है वो मुझे क्या कर रखी है यहाँ पर दे रखी है, माइनस 21.6। ये जो दो वैल्यू हैं ये क्या दे रखे हैं, ये मुझे दे रखे हैं, दो पॉइंट पे दे रखा है, एक तो 20.1 एक 20.6, इनके बीच में मुझे ये डिफरेंस भी दे रखा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए ले लिया, ठीक है। अपॉन यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका 3 - 2 मैं क्यों ले रहा हूँ, 3 - 1 मेरे पास ये 1/v दे रखा है, तो 1/v की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस और ये एक वैल्यू ये है। तो ये जो मेरे पास ए की वैल्यू थी, तो पहले तो ए इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, पी बी, और ये आपका 1/v और ये आर टी, ये हमारे पास अलग अलग वैल्यू आ गई। तो ध्यान से देखें मैंने पूरा 1/v रख दिया है, मैंने क्या रख दिया है पूरा 1/a। इसको शायद आपको समझ में ना आया हो, मैं इसको अभी आपको निकाल के बताता हूँ ये जनरली मैंने कैसे करा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझ में आपको ये वाली पार्ट नहीं आया होगा, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ मेरे साथियों। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं पीबी की वैल्यू निकालूंगा, तो ये जो है ये मेरे पास ये पीबी है। क्यों है ये पीबी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इस वैल्यू पर आपको पीबी तो दे रखा है, तो मैं पीबी का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ पर ले लूंगा। और ये जो है ये 1/v जो है वो मुझे इस पॉइंट पे दे रखा है, क्योंकि ये 1/v है, इसलिए मैं यहाँ से इस माइनस ए को लेके आ रहा हूँ। तो पीबी, ठीक है ना। अब मैं इस इक्वेशन को आप समझ में आ गए ना, तो pb/v जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी। तो ये pv/rt, इस तरह से मैंने यहाँ पर a बना लिया। तो माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, अब मेरे पास pv की वैल्यू बताओ, pv कितना है, 20.1 में से 21.6 माइनस कर दो, तो 20.1 में से 21.6 माइनस कर दूंगा अपॉन, और मेरे पास 1/v की वैल्यू क्या है, 1/v की वैल्यू मेरे पास इस समय क्या है, वो है आपका क्या 3 - 2, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई, और ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 1.5 जो है वो मेरे पास माइनस ए आ गया, तो ए कितना आ गया 1.5 यहाँ से निकल कर आ गया। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था, और हो गई क्यों ना, क्योंकि IIT 2012 में आया था। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करेंगे तो 45 कह रहा है, इफ z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देन वंडर वाल इक्वेशन एट हाई प्रेशर विल बी रिटन एज। सिंपल सी बात है भैया, आपके पास जो p + a/v², तो v - b इज इक्वल टू आर टी। अब हमारे पास क्या है, हाई प्रेशर है। सिंपल सी बात है, अगर हाई प्रेशर होगा तो आपने क्या करना है, हाई प्रेशर होगा तो ये जो फैक्टर होगा आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप इसका जो आंसर आएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, तो वो आपका ये आ जाएगा। कैसे, क्योंकि वहां पर पीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है, पीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है, और हम कह रहे हैं कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होता है वो pv/rt होता है। तो जब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे पीवी की, इस इक्वेशन से जब आप पीवी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ये 3 कंडीशन होती हैं, हाई प्रेशर पर, लो प्रेशर पर, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, ये आप यहाँ पर डायरेक्ट याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो आपका ये 46 क्वेश्चन है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इफ वंडर वाल इक्वेशन एट लो प्रेशर आ गया, तो ये आप अच्छे से कर लेना। लो प्रेशर पे जो होता है वो डायरेक्ट माइनस हो जाता है, कम हो जाता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लो प्रेशर पे ये हो जाता है, और हाई प्रेशर पर आपका क्या होता है, ये
ऐड हो जाता है, बस ये आप ध्यान रखेंगे। हाई प्रेशर पर क्या होता है, ये ऐड हो जाता है, ठीक है, और लो प्रेशर पर आपका क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, बस ये आप ध्यान रखेंगे। ए अपॉन वी आर टी और यहाँ पर क्या है, पी बी अपॉन आर टी से, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 47 थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप ध्यान से देखें 47 में, तो वो कह रहा है कि देखो एक कॉटन प्लग कर रखा है हमने, ये 24 सेंटीमीटर की कोई हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास एक्स और वाई दो वोलाटाइल लिक्विड है, इसके अंदर मैंने क्या कर रखे हैं, दो वोलाटाइल लिक्विड जो है वो मैंने इसके अंदर भर रखे हैं, और कॉटन प्लग जो है वो मैंने दोनों साइड यहाँ पर क्या कर रखे हैं, वो लगा रखे हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक इनर्ट गैस भर दी है, 1 atm प्रेशर उस गैस का है, ठीक है। अब वो क्या है, वेपर जो है एक्स और वाई के, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो जो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो इस क्या है कि इस डी पॉइंट पे बन रहा है, मतलब इस वाली साइड बन रहा है, इस एरिया में जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, डी डिस्टेंस पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक्स और वाई के मोलिकुलर डायामीटर जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, बस आपने उस गैस को आइडियल बिहेवियर यहां पर मान के चलना है, तो आपने बताना है ये डी क्या है। तो ये जितना लंबा क्वेश्चन है उससे छोटा उतना आंसर है भैया। रेट ऑफ डिफ्यूजन तो होंगे दो गैस के, एक्स और वाई के, वो सिंपल सी बात है, वो किस चीज पे डिपेंड करेंगे, लेंथ पे, दूरी पे डिपेंड कर जाएंगे। तो गैस एक्स जो है उसको मैंने क्या मान लिया, क्योंकि वो एक्स गैस की ही बात कर रहा है, देखो यहां पर देखो कि वेपर एक्स एंड वाई रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट विच इज फर्स्ट ऑब्जर्व एट द डी सेंटीमीटर, जो प्लग्ड एस एक्स है, तो उसकी डिस्टेंस मैंने यहां ले ली, तो बची हुई कितनी रह गई, जब टोटल 24 थी तो इतना हिस्सा कितना रह गया, तो वो तो कितना रह गया आपका 24 माइनस डी रह गया कि नहीं रह गया। तो जब आप इसको यहां से सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो क्या आना चाहिए आपका आंसर, सिंपल सी बात है, मुझे यहां से आप एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर दोगे, आप सोल्व करके जल्दी से बताएंगे। कोई अगर इस टाइम हालांकि ये कुछ लाइव देख रहे हैं एक जगह दूसरी जगह, तो वहां से आप मुझे ये बता सकते हो कितना आंसर आएगा इसका। हाँ ठीक है, कुछ कैसा ही आ रहा है, सी आंसर जो है वो यहां से आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करना है जस्ट, बाकी की वैल्यू आपको दे रखी है, डेंसिटी इज इक्वल टू ये सब कुछ आपको दे रखे हैं, मोलिकुलर मास आपको दे रखे हैं, वेट आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो जब आप इससे सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि बाई व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, average velocity, why does factor average velocity of gaseous molecule increases when the temperature is doubled। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई भाई, क्यों सिंपल सी बात हो गई कि एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी अभी मैंने आपको क्या बताया था, 8 RT अपॉन पाई m हमने यहां पर बताया था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो अगर वो कह रहा है कि टेम्परेचर जो है केल्विन में डबल कर दिया जाए तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एक तो ये हो गई, दूसरी जो है एवरेज वेलोसिटी वो क्या कर रहा है, वो 8RT जो है वो केल्विन का क्या कर रहा है, केल्विन में वो डबल कर रहा है, तो पाई m आपका यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इन दो वेलोसिटी को जब आप कंपेयर करेंगे तो ये √2 अब बच रहा है ना, देखो ये सारा का सारा कैंसिल हो रहा है, बस √2 बच रहा है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है। तो 48 का जो आंसर होगा वो सी होगा कि नहीं होगा, केल्विन में टेम्परेचर डबल कर रहा है ना, तो √2 बचेगा ना ये, तो √2 जो होता है वो 1.414 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 जो जेई मीन्स 2015 में आया है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन दैट इज डिपेंड ऑन इनवर्स ऑफ क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज। तो सिंपल सी बात है, देखो आयन आयन इंटरेक्शन होगी, तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो किस चीज पे डिपेंडेंट होती है, इनवर्स ऑफ क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो इंटरेक्शन इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मुझे कमेंट करके कौन बताएगा, मैं कुछ फॉर्मूला छोड़ भी रहा हूं, ठीक है। तो आयन आयन की इंटरेक्शन जो होती है वो मॉलिक्यूलर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके क्यूब की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसको हम ये भी कह सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50 जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे आइडियल गैस लॉ। तो सिंपल सी बात है, कोई भी गैस हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर ही आइडियल गैस मानी जाती है,
क्योंकि हाई टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और उनके बीच की दूरी बहुत बढ़ जाती है, तो वॉल्यूम उनका क्या होता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम जो होता है उनका, जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम के कंपेयर नेग्लिजिबल होता है। और जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो हमें बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी पता है, तो प्रेशर कम होगा। तो यही दो वो कंडीशन है, मतलब हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अच्छा, कमेंट करके आप मुझे एक बात भी बताएंगे, गैस के जो आप ये इक्वेशन पढ़ते हैं P + A/V², V - NB = RT, तो इसमें जो B जो होता है, B होता है मोलिकुलर वॉल्यूम। B क्या होता है, मोलिकुलर वॉल्यूम। इसकी मुझे वैल्यू बताएंगे, मोलिकुलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है। अब वैसे तो मॉलिक्यूल आपके क्या माने जाते हैं, स्फेरिकल माने जाते हैं, तो क्या इसकी वैल्यू 4/3 πr³ होती है या कुछ और होती है, यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 51 क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के ये वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है। कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाइड हो सकती है, नीट 2018 में आया था, तो जिसके लिए वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका अमोनिया। वो गैस आप आसानी से लिक्विफाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 अगेन नीट आपका 2018 में आया है। करेक्शन फैक्टर ए जो है, करेक्शन फैक्टर ए का मतलब क्या है, जो ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना आपकी, करेक्शन फैक्टर वैसे आपने पढ़ा होगा, जो PB = RT है, तो P की जगह क्या रखा जाता है, P + A/N²/V², और वॉल्यूम की जगह क्या रखा जाता है, V - NB। तो ये करेक्शन होता है प्रेशर में, ये किस में करेक्शन है, प्रेशर में करेक्शन है, और ये किस में करेक्शन है, वॉल्यूम में करेक्शन है। तो दरअसल प्रेशर में जो करेक्शन होता है उसका कारण क्या होता है, सॉरी क्वेश्चन हम दूसरे पे आ गए। जो करेक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है डेंसिटी की वजह से। दरअसल ये करेक्शन फैक्टर ही डेंसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और डेंसिटी का स्क्वायर जो होता है, वो डेंसिटी का स्क्वायर जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास में यूनिटी लेके चलता हूँ तो वॉल्यूम का स्क्वायर, और ए की जगह में क्या लगा देता हूँ, एक कांस्टेंट लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो मोल के लिए फिर से जब डेंसिटी थी तो मोल भी क्या हो जाएंगे, आपके स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं AN² की वैल्यू P की जगह रखता हूँ। ये स्मॉल p है, ये उस कैपिटल P में जोड़ा जाता है, तभी ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या बन जाती है, ये बन जाती है। आप डेरिवेशन देखना वंडर वाल इक्वेशन का, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, 53 कह रहा है कि एक गैस 350 केल्विन पर 15 बार प्रेशर पर हैज द वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट ऑफ आइडियल गैस अंडर सेम कंडीशन, द करेक्ट वैल्यू। अब देखो सिंपल सी बात फिर इसने कह दी, बच्चों वाली बात कह दी, जब उसका 20% लेस है। अब 20% लेस अभी मैंने क्या बताया था, PB/RT को मैं Z कहता हूं। अब वो कह रहा है वॉल्यूम जो है, आप अगर ध्यान से पढ़ी तो वो क्या कह रहा है, कहाँ है, लेस पढ़ रहा था मैं अभी, कहाँ गया, इतने इतने 20% स्मॉलर। अब 20% स्मॉलर है मतलब V कम है, तो V कम है इसका मतलब उसका Z क्या आएगा, Z क्या आएगा, जब ये ऊपर वाला टर्म इस RT से कम हो जाएगी तो लेस देन 1 आएगा ना। तो इस 53 का जो आंसर है वो A हो जाएगा। और 54 जो है JEE 2019 में आया है, कोई गैस के वंडरवाल कांस्टेंट A भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, विच गैस एक्सपेक्टेड टू हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। हाई क्रिटिकल मतलब जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी। अभी मैं कह रहा था A और B दोनों ज्यादा होनी चाहिए, मैंने पीछे क्वेश्चन में ही बताया था A और B दोनों क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो वो A और B जो है वो 54 के जो है वो क्रिप्टन के लिए A और B दोनों ज्यादा है। कैसे, देखो क्रिप्टन के लिए जो है आपका A तो है ही हाईएस्ट, और आपका B, A मेन तो हाईएस्ट ये है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स तो यही बताता है। अब B इसमें कोई है कम है, मान सकते हैं इसको, लेकिन जब A हाईएस्ट हो गया तो ये क्या माना जाएगा, सबसे ज्यादा वैल्यू, क्रिटिकल टेम्परेचर इसका हाई रखेगा। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है TC जो होता है वो देखो 3 वैल्यू है, 8/27 RB, और एक होता है A/27 B², और एक होता है क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है वो 3B होता है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो आप देखें तो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर A पे डिपेंड करते हैं, A पर, तो जिसका ज्यादा A होगा, और B पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों ज्यादा नहीं, वो लिक्विफाइड के लिए बात में गलत बता गया, जिसका A ज्यादा होगा वो गैस आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, जिसका A ज्यादा होगा, ठीक है। तो A किसका ज्यादा है, क्रिप्टन का सबसे ज्यादा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।